Good morning, student. This lecture is for MCOM second semester, subject cooperation. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव बैंक। जो आपको पीडीएफ मिला हुआ है उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका अवेलेबल है। अगर यहाँ से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कौन सा पॉइंट अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आपके पास जो आपको पीडीएफ मिला हुआ है उसमें आप रेफर कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ कोऑपरेशन। सो फर्स्ट वन इज द कस्टमर ओन एंटिटीज, दैट इज द कोऑपरेटिव बैंक्स इज द which we will called as a members cooperative bank. That's why it is called as the customer own entity. ये कस्टमर की खुद की एंटिटी है और मेंबर्स लोगों के लिए, मेंबर्स लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई हुई बैंक है। तो मेंबर्स लोगों को जो है इसके बेनिफिट जो है, मेंबर्स लोग इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, एफडीज रख सकते हैं। इसके अलावा जो है मेंबर्स लोगों को कोऑपरेटिव्स जो है वो लोन दे सकती है या लोन देती है और बहुत कम इंटरेस्ट पर इसका लोन जो है मेंबर्स लोगों को अवेलेबल करके दिया जाता है। तो फर्स्ट वन इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कस्टमर ओन एंटिटी। सेकंड पॉइंट इज डेमोक्रेटिक मेंबर्स कंट्रोल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक मेंबर्स कंट्रोल? बिकॉज cooperative bank follows the principles of cooperation. And what is the principles of cooperation? It is one man one vote or one member one vote. That's why members are elected the board of directors, and board of directors looks over the functions of cooperative banks. That's why it is called as a democratic members control. Democratic members control क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स पर रन होती है और कोऑपरेटिव्स के प्रिंसिपल्स में जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स है उसमें का एक प्रिंसिपल्स ये है कि वन मैन वन वोट। एक पर्सन एक वोट कर सकता है या एक मेंबर जो है वो एक ही वोट दे सकता है, और जो भी मेंबर्स है वो मेंबर्स लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके देते हैं, विच वी विल कॉल्ड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो भी बैंक के फंक्शंस है, बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सभी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो देखते हैं। सभी डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको मेंबर्स लोगों का कंसेंट लेना जरूरी होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डेमोक्रेटिक मेंबर्स कंट्रोल। थर्ड वन इज द प्रॉफिट अलोकेशन। प्रॉफिट इज टू बी अलोकेटेड अमंग दी मेंबर्स। जो भी कोऑपरेटिव्स में प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है वो मेंबर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर कई सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है, कई सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है उसमें वेलफेयर पर्पस के लिए ये जो प्रॉफिट है इसका इस्तेमाल करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट अलोकेशन। मेन पर्पस जो है वो मेंबर्स लोगों को बेनिफिट देना होता है, और उसमें से भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो कई सारे कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करती है। सच प्रॉफिट इज स्पेंड थ्रू द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर्स एंड सोसाइटी। मेंबर्स लोगों के लिए ही नहीं तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कई जो कोऑपरेटिव बैंक है वो ये फंड खर्चा करती है। देन नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज रूटेड टू लोकल एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो हमारे नेशनलाइज बैंक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एकदम शुरुआत से अगर देखेंगे तो कई जगह जो है वो नेशनलाइज बैंक पहुंचे नहीं थे। यानी बैंक का नेशनलाइजेशन जब हुआ उसके बाद कई सारे प्लेसेस पे नेशनलाइज बैंक इवन डिस्टेंस प्लेसेस पे भी पहुंची, लेकिन ऐसे कई जगह थे जहां पर नेशनलाइज बैंक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वहां पर कोऑपरेटिव बैंक अवेलेबल थी। तो वहां के जो रूरल पीपल है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उनके पैसे जो है वो कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट रहते थे, और कोऑपरेटिव बैंक से उनको जो है एक जो फिक्स रेट है वो उतना इंटरेस्ट उनको अवेलेबल होता था। इनफैक्ट जो है उनकी सेविंग्स भी कोऑपरेटिव के माध्यम से हो पाती थी, क्योंकि अगर
जब कोई भी बैंक नहीं था तो लोगों के पास में ऑप्शंस नहीं था कि वो अपने पैसे कहाँ रखे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक आ गई क्योंकि नेशनलाइज बैंक तब तक उतनी नहीं पहुंची थी, तो कोऑपरेटिव बैंक पहुंची। तो कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से जो वहां के रूरल पीपल है वो अपनी सेविंग्स कर सके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रूटेड टू लोकल एरिया। अभी भी कई सारे डिस्टेंस प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर नेशनलाइज बैंक नहीं होंगी, लेकिन वहां पर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग ही वही है कि एक नेशनलाइज बैंक को कंपीट नहीं बोल सकते, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट, क्योंकि नेशनलाइज बैंक इतनी रूटेड एरिया जो है, डिस्टेंस एरिया है, वहां तक नहीं पहुंची थी, लेकिन कई लोगों ने जो है वो मेंबर्स लोगों के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो है वो कोऑपरेटिव बैंक खड़ी की, और कई सारे लोगों की जो सेविंग्स है उस माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा हुए और कोऑपरेटिव बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हुई, ताकि वो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो जरूरतमंद लोगों को लोन दे सके। तो ये हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। लिमिटेड प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बोल सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या फिर सर्विस बोल सकते हैं। लिमिटेड प्रोडक्ट मीन्स कोऑपरेटिव बैंक ने जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के दिए या जो भी सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक दे रही है तो वो लिमिटेड है। नेशनलाइज बैंक जितने सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक नहीं दे सकती, लेकिन लिमिटेड जो है, जो चीज की जरूरत है, लोन देना या डिपॉजिट लेना, उसमें सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, तो जो बेसिक एक्टिविटी है वो बेसिक एक्टिविटी तक ही कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सीमित रही। नेशनलाइज बैंक जैसे पूरे के पूरे फैसिलिटीज कोऑपरेटिव बैंक ने नहीं दिए। उसके बाद में नंबर 7 जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स आर दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके पहले ही कहा है कि जब नेशनलाइज बैंक डिस्टेंस प्लेसेस पर नहीं पहुंची थी तब कोऑपरेटिव बैंक जो है गांव-गांव में अवेलेबल थी। तो जनरली जो है वो रिजर्व बैंक या फिर नाबार्ड जो है वो प्रेफरेंस देती है कि उनके फंड का डिस्बर्समेंट जो है वो थ्रू एसबीआई होता है, या जहां पर एसबीआई नहीं है वहां पर जो है वो नेशनलाइज बैंक थ्रू जो है वो डिस्बर्समेंट होता है। यानी पैसे सैंक्शन होने के बाद में जो है वो अथॉरिटी एसबीआई को मिलती है, फिर एसबीआई उनको ट्रांसफर करती है। लेकिन जहां पर एसबीआई के ब्रांचेस नहीं है तो वहां ये प्रेफरेंस जाता है नेशनलाइज बैंक को। लेकिन डिस्टेंस प्लेसेस पर नेशनलाइज बैंक भी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ये अथॉरिटी जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने ये कोऑपरेटिव बैंक्स को दे के रखी थी। यानी इंटरमीडिएट जो मध्यस्थ की भूमिका है, जैसे रिजर्व बैंक ने कुछ पैसे अगर डिस्बर्स किए हैं या नाबार्ड ने कुछ पैसे फार्मर्स लोगों को डिस्बर्स किए हैं तो थ्रू एसबीआई जाते थे या नेशनलाइज बैंक। जब ये दोनों नहीं रहने की वजह से उसकी जवाबदारी जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को मिली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मीडिएटर का रोल जो है वो कोऑपरेटिव बैंक का था, क्योंकि कोऑपरेटिव का नेटवर्क बहुत डिस्टेंस प्लेसेस में था जहां पर एसबीआई की भी ब्रांच नहीं है, जहां नेशनलाइज बैंक नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक अवेलेबल है। बहुत सारे डिस्टेंस प्लेसेस पर कोऑपरेटिव बैंक अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक ने जो रोल किया है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कई सारे जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्बर्स कर रही है तो वो कोऑपरेटिव के माध्यम से हुए। कई सारे फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव बैंक को अलॉट किया, और थ्रू कोऑपरेटिव बैंक्स पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज जो फार्मर है उनको अवेलेबल हुआ। तो यहाँ पर जो है इंटरमीडिएरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरमीडिएरीज करके जो है वो कोऑपरेटिव बैंक ने काम किया। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फंड्स फार्मर्स लोगों को देना है तो वो भी वाया एसबीआई या फिर नेशनलाइज बैंक, अब ये दोनों नहीं रहने की वजह से कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से फार्मर्स लोगों तक पहुंचाया गया। मतलब यहाँ पर भी कोऑपरेटिव बैंक ने जो है वो इंटरमीडिएरीज का रोल प्ले किया है कि बिटवीन जो है वो रिजर्व बैंक टू पर्टिकुलर फार्मर पैसे जाएंगे पहले कोऑपरेटिव बैंक में और थ्रू कोऑपरेटिव बैंक जो पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज को मिलेंगे। उसके बाद में नाबार्ड, अगर बाकी सारे इंस्टीट्यूट कंपेयर करो तो नाबार्ड सबसे ऊपर आता है, क्योंकि नाबार्ड का डिस्बर्समेंट बहुत बड़ा है और नाबार्ड का ऐसे ऐसे जगह डिस्बर्समेंट है जहां पर
कोई भी बैंक नहीं है लेकिन वहां पर कोऑपरेटिव बैंक अवेलेबल है, तो पहला प्रेफरेंस जो है डिस्बर्समेंट का एज यूजुअल एसबीआई को, फिर वहां पर एसबीआई की ब्रांच नहीं है तो फिर नेशनलाइज बैंक, अब दोनों नहीं है लेकिन वहां पर कोऑपरेटिव बैंक है या उसके नियरेस्ट एरिया में जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके माध्यम से जो है वो डिस्बर्समेंट का काम हुआ है। तो नाबार्ड का तो कितना करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन रहता, तो ये इतने करोड़ का जो है डिस्बर्समेंट जो है भाया नाबार्ड, मतलब नाबार्ड थ्रू कोऑपरेटिव थ्रू पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज, ये जो है मतलब कोऑपरेटिव बैंक ने जो है वो इंटरमीडियरीज की भूमिका निभाई है। उसके बाद में अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, कई सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, बाकी रीजनल रूरल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, तो ऐसे कई सारे जो बैंक है तो उनका भी जो डिस्बर्समेंट हुआ तो वो डिस्बर्समेंट जो है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से ही हुआ। रीजन वही है कि जहां पर स्टेट बैंक अवेलेबल नहीं है, जहां पर नेशनलाइज बैंक अवेलेबल नहीं है, तो फिर प्रेफरेंस जो है वो कोऑपरेटिव्स को गया, क्योंकि कोऑपरेटिव्स जो है वो डिस्टेंस प्लेसेस पर भी अवेलेबल थी और इनके माध्यम से जो है वो डिस्बर्समेंट हुआ है। तो यहां पर फीचर्स में जो है ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर ओन एंटिटी पहला हमने देखा, उसके बाद में डेमोक्रेटिक मेंबर्स कंट्रोल, थर्ड वन इज द प्रॉफिट एलोकेशन, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेंबर्स लोगों को या फिर उस मेंबर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी अगर कुछ पैसे बचते हैं तो वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बैंक ने किया है। उसके बाद में रूटेड टू लोकल एरियाज, यानी सबसे पहले अगर गांव में बैंक पहुंची है कौन सी, तो वो कोऑपरेटिव बैंक ही है। मतलब अगर अभी भी रूरल प्लेसेस पे अगर आप जाएंगे, बैंक बोला तो उनको नेशनलाइज बैंक नहीं याद आता, उनको कोऑपरेटिव बैंक ही याद आता, क्योंकि उनके गांव में पहली बैंक आने वाली जो है वो कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पर रूटेड टू लोकल एरिया, उसके बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने देखा, उसके बाद में लिमिटेड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या उसको सर्विस बोल सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक ने जो सर्विस दी है वो लिमिटेड है, नेशनलाइज बैंक जितनी नहीं है, लेकिन जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है उतनी सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक ने दी है। उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक आर दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कोऑपरेटिव बैंक ने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम जो है वो निभाया है। वो चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट का इंटरमीडियरीज रहे, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरमीडियरीज रहे, वो चाहे फिर आरबीआई का इंटरमीडियरीज रहे, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरमीडियरीज रहे, या फिर नाबार्ड का। तो कोऑपरेटिव बैंक ने जो है वो इंटरमीडियरीज का रोल जो है वो अच्छे तरह से निभाया है। तो इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जो पीडीएफ में जो आपको नोट्स अवेलेबल हुआ है उसमें आप डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।